फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का जो जल प्रवाह तंत्र है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि उत्तराखंड का जो जल प्रवाह तंत्र है वो कैसा है, कौन-कौन से संगम पर कौन-कौन सी नदियाँ जो है वो मिलती हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर हम नदियों की बात करें, जैसे कि नदियों का अगर उद्भव और विकास देखा जाए, तो वो किससे संबंधित होता है? तो नदियाँ जो होती हैं, नदियों का अगर उद्भव या विकास जो है, उसका जो संबंध होता है वो सीधे-सीधे जो भौगोलिक रचना है या भौतिक रचना है उस क्षेत्र की, उस पर आधारित होता है, ठीक है? भौगोलिक स्वरूप में जैसा-जैसा परिवर्तन आएगा, जैसे-जैसे उस क्षेत्र में परिवर्तन आएगा, वैसा ही जो प्रवाह होगा नदी का, उसकी प्रवाह प्रणाली में भी काफ़ी परिवर्तन दिखता है। और इसी की वजह से जो उस क्षेत्र में अलग-अलग तरीके के जो भी जलागम होते हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे जलागम हो, वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है? उनका आकार भी बदलेगा उसी को देखते हुए। तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं, वो उनका जो प्रवाह है, वो ऋतुगामी प्रवाह ना होकर, उससे संबंधित ना होकर, जो पूर्वगामी प्रवाह है, उससे संबंधित है, ठीक है? उत्तराखंड की अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड की नदियाँ हैं, तो वो किससे संबंधित नहीं है? ऋतुगामी से संबंधित नहीं है, बल्कि वो किससे संबंधित है? पूर्वगामी प्रवाह से संबंधित है। तो उत्तराखंड की जो तंत्र है, जल प्रवाह तंत्र है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसको प्रमुख 3 भागों में उस जलागम क्षेत्र को विभाजित किया गया है उत्तराखंड के। तो वो कौन-कौन से जल प्रवाह तंत्र हैं? तो पहला है हमारा भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र, दूसरा है यमुना टॉन्स जल प्रवाह तंत्र और तीसरा है काली जल प्रवाह तंत्र, ठीक है? तो पहले हम बात करेंगे भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र। तो जो भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र है, वो कहाँ से कहाँ तक है और आगे बढ़ते हुए इनमें कौन-कौन सी जो नदियाँ हैं वो मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो ये जो प्रवाह तंत्र है भगीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र, तो इसके अंतर्गत जो उत्तरकाशी जिले का जो पश्चिमी भाग है, वो वाला भाग नहीं आता है। उसके अलावा संपूर्ण जो गढ़वाल का भाग है, रुद्रप्रयाग, चमोली और जो अल्मोड़ा जनपद है, ठीक है? अल्मोड़ा जनपद के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो सारे सम्मिलित हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र सिर्फ जो उत्तरकाशी का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है, वो सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा जो संपूर्ण गढ़वाल है, उसका पश्चिमी क्षेत्र, रुद्रप्रयाग, चमोली और अल्मोड़ा जनपद का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो सारा इस प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। कौन से वाले प्रवाह तंत्र के? भगीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह तंत्र, ठीक है? तो अगर हम भगीरथी और अलकनंदा की बात करें, तो जो महाहिमालय है, महाहिमालय के चौखंबा शिखर के अगर जो विपरीत ढाल है, तो उससे उद्गमित माना जाता है भगीरथी और अलकनंदा को, ठीक है? जो अलकनंदा है वो भगीरथी की एक सहायक नदी के रूप में है, सहायक नदी है, लेकिन ये भगीरथी से भी लंबा प्रवाह पथ बनाती है, ठीक है? क्योंकि आगे हम पंचप्रयाग के बारे में देखेंगे, तो पंचप्रयाग में जो नदियां मिल रही हैं अलग-अलग प्रयाग में, जो संगम हो रहा है, तो वो अलकनंदा से ही हो रहा है पांचों प्रयागों में। वो आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो अलकनंदा है तो भगीरथी की सहायक नदी, लेकिन इसका जो प्रवाह पथ है वो भगीरथी से भी काफी लंबा प्रवाह पथ है, ठीक है? तो अलक का मतलब क्या होता है या अलकनंदा का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। अलक मतलब होता है घुंघराले बाल और नंदा का मतलब होता है पुत्री, ठीक है? तो अर्थात जो हिमालय की चोटियां हैं, हिमालय की चोटियों के अगर हम बात करें तो जो जटामय स्वरूप है हिमालय की चोटियों का, उनसे जो टपकती हुई धाराएं हैं तो उनसे निर्मित है अलकनंदा, ठीक है? तो घुंघराले बालों वाली की जो पुत्री है उसको कहते हैं अलकनंदा। अलक मतलब घुंघराले बाल और नंदा मतलब पुत्री, ठीक है? तो अगर प्राचीन ग्रंथों की हम बात करें तो अलकनंदा को विष्णु गंगा भी कहा गया है, ठीक है? और ये अलकापुरी बॉन्ग ग्लेशियर जो है उससे निकलती है। अलकनंदा किससे निकलती है? अलकापुरी बॉन्ग ग्लेशियर से। वसुधारा प्रपात जो है वो भी इसी अलकनंदा नदी पर स्थित है। और
शास्त्रोक्त सागर जो सतोपंथ है, सतोपंथ भी बद्रीनाथ से 25 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी पर ही है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर अंतिम भारतीय सीमांत गांव है जिसका नाम है माणा। ठीक है, तो अंतिम गांव कौन सा है जो उत्तराखंड है वहां का, तो माणा। ठीक है, माणा के पास एक रत्ताकोना नामक स्थान है। रत्ताकोना नामक स्थान पर स्थित देवताल से जो सरस्वती मतलब सरस्वती जो नदी है, निसृत सरस्वती केशव प्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है। ठीक है, तो सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहां पर है, केशव प्रयाग में है। ठीक है, और ये कहां से निकलती है सरस्वती, देवताल। ठीक है, रत्नाकोना नामक एक स्थान है, वहां पर स्थित एक देवताल है, वहां से सरस्वती निकलती है और केशव प्रयाग में जाकर अलकनंदा से संगम बनाती है। ठीक है, ऋषि गंगा और जो अलकनंदा है, ऋषि गंगा तथा अलकनंदा का अगर हम संगम देखें तो वो बद्रीनाथपुरी में स्थित है। ठीक है, कहां पर है ऋषि गंगा और अलकनंदा का संगम, बद्रीनाथपुरी में। फिर देखते हैं आगे, जो धौली गंगा है, धौली गंगा नीति भी एक क्षेत्र है। ठीक है, नीति और माणा, नीति माणा वैसे अलग अलग गांव है, लेकिन जब नाम में बात आती है तो नीति माणा कई जगह एक साथ बोला जाता है, जबकि ये अलग अलग क्षेत्र है। ठीक है, तो धौली गंगा नीति क्षेत्र में धौलागिरी पर्वत की कुनलुक श्रेणी से निकलकर विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आते हैं कि संगम है इन नदी का, तो वो कौन से प्रयाग में है, या विष्णु प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो भी हैं, जितने भी प्रयाग के बारे में हमने बात करी, तो वो जो संगम है वो अलकनंदा से ही सबका हो रहा है संगम। ठीक है, तो धौली गंगा का जो संगम है वो अलकनंदा से कहां पर होता है, विष्णु प्रयाग में। ठीक है, विष्णु प्रयाग से पाकी तक अलकनंदा अत्यंत शंकरी घाटी में बहती है। फिर चमोली की जो अलकापुरी है उससे 21 किलोमीटर पहले बालखिल्या नदी तुंगनाथ रुद्रनाथ की श्रेणियों से निकलकर अलकनंदा में समा जाती है। ठीक है, कहां से निकलकर, कौन सी नदी, बालखिल्या जो नदी है वो तुंगनाथ और रुद्रनाथ की श्रेणियों से निकलकर अलकनंदा में बह जाती है। ठीक है, आगे चलकर विरही गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा जो है वो भी अलकनंदा में सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि भगीरथी से जो काफी लंबा प्रवाह तंत्र है वो अलकनंदा का है, और इसी में आगे चलकर हम देख रहे हैं कि कहां पर कौन कौन सी जो नदियां हैं वो अलकनंदा में मिल रही हैं, सम्मिलित हो रही हैं। ठीक है, तो फिर जैसे ही आगे बढ़े तो आगे चलकर जो विरही गंगा है, पाताल गंगा है और गरुड़ गंगा है वो अलकनंदा में ही समाहित हो जाती है। नंदाकिनी त्रिशूल पर्वत से निकलकर पूर्वी पश्चिमी प्रवाहपथ बनाते हुए नंद प्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है। ठीक है, तो नंदाकिनी कहां पर संगम बनाती है अलकनंदा से, नंद प्रयाग में। ठीक है, कहां पर, नंद प्रयाग में। तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। निकलती कहां से, त्रिशूल पर्वत से। अगर नंदाकिनी की बात करें तो कहां से निकलती है, त्रिशूल पर्वत। ठीक है, तो ये आप ध्यान कैसे रख सकते हैं कि त्रिशूल किसका है, महादेव का है। वहीं अगर नंदी जी की बात करें तो जो उनकी सवारी थी नंदी बैल, तो वो भी किसके हैं, महादेव जी के हैं। तो नंदाकिनी से आप नंदी याद रखिए और त्रिशूल पर्वत, तो दोनों का कहीं ना कहीं मेल हो रहा है। त्रिशूल पर्वत से कौन सी नदी निकलती है आपकी, नंदाकिनी। ठीक है, और निकलकर पूर्वी पश्चिमी प्रवाहपथ बनाती हुई वो किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। और कहां पर मिलती है, नंद प्रयाग में मिलती है। ठीक है, और इसके अगर तटवर्ती स्थान की हम बात करें तो वह कौन कौन से हैं, वादुक, गुलाड़ी घाट, सेरा तथा थिरपाक। ठीक है, ये जो नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग के तटवर्ती स्थान है, तो वादुक, गुलाड़ी घाट, सेरा तथा थिरपाक। ठीक है, फिर पिंडर नदी की बात करते हैं, तो ये प्रश्न भी आपका, ये जो लोअर पीसेस का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि मतलब कर्ण प्रयाग में किस नदी का मेल होता है, अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है कर्ण प्रयाग में, तो वो पिंडर नदी। तो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आगे भी चांसेस है कि जो पंच प्रयाग है उनमें से किसी भी एक
प्रयाग का नाम आपको दे दे और पूछा जाए कि अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है, ठीक है। तो पिंडा नदी, जिसको कर्णगंगा भी कहते हैं, ये बागेश्वर जनपद में पिंडारी बोग ग्लेशियर से निकलकर दक्षिणी पूर्वी प्रवाहपथ बनाती हुई कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। तो जो पिंडा नदी है वो कहाँ पर है, आपके बागेश्वर जनपद में है। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, पिंडारी, पिंडर से ही पिंडारी याद रखें, पिंडारी बॉग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। तो फिर देखते हैं कि थराली जो है, थराली कुलसारी, नारायण बगड़ तथा सिमली, इसके मुख्य जो इसके क्या है, तटीय अधिवास है, ठीक है। तो ये किसके हैं, जो कर्णप्रयाग है वहां पर जो तटीय अधिवास है वो कौन कौन से हैं, थराली, थराली कुलसारी, नारायण बगड़, ठीक है, तथा सिमली। फिर जो दूधातोली पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलने वाली अट्टागाड़ क्या है, पिंडर की प्रमुख सहायक नदी है। तो अगर पिंडर की प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी है, अट्टागाड़, जो कहाँ से निकलती है, दूधातोली पर्वत के उत्तरी ढाल से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिंडर नदी की बात करी थी, ठीक है। इसे कर्णगंगा भी कहते हैं, कर्णगंगा है तो कर्णप्रयाग में जाकर मिलती है किससे, अलकनंदा से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर है मंदाकिनी, जो है केदार हिमालय के दक्षिणी पश्चिमी ढाल की मंदराचल श्रेणी से निकलकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है, ठीक है। तो मंदाकिनी और अलकनंदा का अगर हम संगम देखें वो कहाँ पर होता है, रुद्रप्रयाग में है। कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में है। केदार हिमालय के कहाँ से निकलती है, दक्षिणी पश्चिमी ढाल, ठीक है। तो कौन सी श्रेणी से, मंदराचल श्रेणी से निकलकर, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है मधुगंगा, मदमहेश्वर क्षेत्र से निकलकर गुप्त काशी के नीचे कालीमठ मार्ग के पास जो मंदाकिनी है, ठीक है। तो ये मंदाकिनी में मिल जाती है। कौन, मधुगंगा। तो सहायक नदी कौन है, मधुगंगा, जो कहां पर, मंदाकिनी से मिल जाती है कालीमठ मार्ग के पास। अलकनंदा के जो संपूर्ण प्रवाह पथ है, संपूर्ण प्रवाह पथ की अनेक, अगर नदियों की बात करें हम, अनेक जो अन्य नदियां हैं तो उनमें कौन कौन है आपकी, वसुधारा, कंचनगंगा, क्षीरगंगा, पुष्पावती, ठीक है। पुष्पावती को हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा भी कहते हैं। फिर है भ्यूडार गंगा, जिसे कवन गंगा भी कहते हैं, अमृत गंगा, सोमधारा, चंद्रधारा तथा हिमलो नदी, ठीक है। तो ये प्रमुख है। अगर इसके प्रवाह पथ में अलग अलग नदियों की हम बात करें कि और कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके प्रवाह पथ में इसके साथ मिल जाती हैं, तो वो ये सारी नदियां हैं, ठीक है। तो उनके नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, इम्पोर्टेंट है जो प्रयागों की हमने बात करी, पंच प्रयाग, और उनमें अलकनंदा से कौन कौन सी नदी निकलती है, और वो जो नदी निकलती है वो कौन सी श्रेणियों से निकलती है, कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से, कौन सी श्रेणी से निकलती है, वो थोड़ा ध्यान रखने वाला पार्ट है, तो उनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो भारत है, भारत की सर्वश्रेष्ठ जो पवित्र नदी मानी जाती है वो गंगा नदी है, और उसका जो आदि उद्गम स्थान है वो गंगोत्री, गंगोत्री से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर गोमुख माना जाता है, ठीक है। तो गोमुख क्या है, गंगा का मुख से आप याद रख सकते हैं गोमुख, ठीक है। तो गंगोत्री से लगभग कितना दूर है, 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर है गोमुख, ठीक है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3940 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसका जो गंगोत्री का जो मतलब इसका अगर प्रादुर्भाव की बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, ठीक है। अगर हम पौराणिक आधार पर बात करें, एक पुराना जो फैक्ट है या कुछ पुरानी स्टोरी की बात करें, तो पौराणिक आधार पर जो राजा भगीरथ थे, ठीक है, उन्होंने काफी प्रयास किया था कि गंगा नदी को पृथ्वी पर वो लेकर आए लोगों के कल्याण हेतु, ठीक है। तो ये माना जाता है कि गंगा पृथ्वी के कल्याण हेतु स्वर्ग से अवतरित हुई है,
ठीक है। अपने उद्गम स्थान से देव प्रयाग तक गंगा नदी राजा भगीरथ के नाम से ही जानी जाती है, इसीलिए इसे भगीरथी कहा जाता है। फिर 4050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो केदार ताल है, केदार ताल से केदार गंगा टकनौर मल्ला के थामला दर्रे के पास हिमनद से निकलने वाली तथा भैरव घाटी में संगम बनाने वाली जानवी यानी जाड़ गंगा जिसे कहते हैं, और डोडी ताल से निकलकर गंगोरी के पास मिलने वाली अस्सी गंगा तथा रुद्र घेरा हिमनद से निकलने वाली गंगोत्री के पास संगम बनाने वाली रुद्र गंगा भिलंगना के संगम से पूर्व भगीरथी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ही फैक्ट्स हैं, इनको आप अगर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है इसको अगर आप छोड़ भी दें, ठीक है, तो लेकिन ये कुछ फैक्ट्स के रूप में बीच बीच में आपको बताए गए हैं, तो आप इनको एज अ नॉर्मली भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक ऊपर से नीचे हम एक प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके फ्लो के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं एक बार। फिर है कि जो बूढ़ा केदार है, बूढ़ा केदार एक तीर्थ के रूप में है, तो बूढ़ा केदार तीर्थ के निकट परस्पर समाहित होने वाली बाल गंगा तथा धर्म गंगा की जो जल राशि प्राप्त करने वाली भिलंगना नदी, ठीक है, तो जल राशि कहां से प्राप्त करती है, कौन प्राप्त करती है, भिलंगना नदी, ठीक है, तो किसकी जल राशि प्राप्त करती है, धर्म गंगा की और बाल गंगा की, जो टिहरी बांध के निर्माण से पूर्व तक भगीरथी की प्रमुख सहायक नदी थी। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध के निर्माण से पूर्व भगीरथी की प्रमुख सहायक नदी वो कौन सी थी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, ये भिलंगना, ठीक है, गंगोत्री हिमनद के दक्षिणी पश्चिमी ढाल खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद के दक्षिणी पश्चिमी ढाल खतलिंग ग्लेशियर से। जो ये दोनों नदियां हैं इनका जो संगम स्थल है वो कहाँ पर है, संगम स्थल गणेश प्रयाग, जो टिहरी जो नगर है उसके पास पड़ता है। ठीक है, कौन सा प्रयाग है, गणेश प्रयाग। ठीक है, इन दोनों स्थानों का अस्तित्व टिहरी बांध जो परियोजना है उससे पहले होने के साथ ही, पूर्ण होने के साथ ही समाप्त हो गया था। ठीक है, बांध से निकलकर भगीरथी की नियंत्रित जलधारा पूर्व की भांति देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम बनाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भगीरथी की, तो भगीरथी देवप्रयाग में मिलती है किससे, अलकनंदा से। ठीक है, भगीरथी और अलकनंदा का जो संगम स्थल है वो कहाँ पर है, देवप्रयाग में, और फिर वहां से जब वो आगे प्रवाह करती है तो वो गंगा कहलाती है। देवप्रयाग से जब आगे, देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है, उससे आगे जब वो जाती है, प्रवाह करती है, तो उसके बाद वो गंगा के नाम से जानी जाती है, कहलाती है। ठीक है, किंतु केदारखंड पुराण के अनुसार हरिद्वार को ही गंगा द्वार माना गया है। अगर हम पुराणों की बात देखें, केदारखंड में, केदारखंड मानसखंड हम बात कर चुके हैं, केदारखंड जो है वो गढ़वाल वाला भाग है, और मानसखंड जो है वो कुमाऊं वाला भाग है। ये हमारी जो दूसरी वीडियो थी कुमाऊं और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति, उसमें हमने देखा है, तो अगर जिन्होंने नहीं वो पार्ट देखा है तो वो जाकर वहां पर देख सकते हैं कि केदार जो आपका गढ़वाल है और कुमाऊं है उनके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। उसमें हमने दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है, उसमें चर्चा की हुई है। तो जो केदारखंड है, केदारखंड के जो पुराण है उनके अनुसार अगर हम गंगा का जो द्वार देखें तो हरिद्वार को माना गया है, अर्थात हरिद्वार से ही भगीरथी को गंगा नाम दिया गया था। ठीक है, हरिद्वार से ही जो गंगा नदी है, मतलब जो भगीरथी है, उसको गंगा नाम मिला। फिर देवप्रयाग से आगे गढ़वाल जनपद की प्रमुख नयार नदी, इसका अगर हम पौराणिक नाम देखें तो नवाल का, ठीक है, नवाल का है नयार नदी का पौराणिक नाम। दो जल धाराओं पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों की संयुक्त धारा है। ठीक है, तो जो नयार नदी है वो दो जल धाराएं हैं, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, इन दोनों की एक संयुक्त धारा है जिसे नयार नदी कहा जाता है। पूर्वी नयार नदी दूधातोली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कौन से पर्वत श्रृंखला, दूधातोली पर्वत श्रृंखला
जिसकी ऊंचाई है 2835 मीटर, ठीक है, कि जखमोली धार श्रेणी से निकलकर प्रारंभिक अवस्था में स्यूसी या कैन्यूर गाड़ कहलाती है। ठीक है, कौन सी गाड़ कहलाती है ये? स्यूसी या कैन्यूर गाड़। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी प्रवाह पथ बनाती हुई यह नदी बैजरों के पास पश्चिमी मोड़ ले लेती है, रीठा खाल के पास उत्तर की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण पश्चिमी दिशा में मुड़कर सतपुली के पास नौगंगा कमदा नामक स्थान पर पश्चिमी नयार नदी में संगम बनाती है। ठीक है, अगर हम पूर्वी नयार में बात करें तो पूर्वी नयार में जो टोटल जलागम क्षेत्र है वो कितना है? 18। ठीक है, और पश्चिमी नयार की अगर हम बात करें, इसको आप छोड़ देंगे, पश्चिमी नयार की अगर हम बात करें तो पश्चिमी नयार नदी का जो जलागम क्षेत्र है वो 21 प्रमुख जलागम क्षेत्रों से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूर्वी की बात करें, पूर्वी नयार में कितनी है? 18 और पश्चिम में 21। तो प्राचीन काल में दोनों नयार नदियों के जो संगम स्थल है उसको क्या कहते थे? वैंत्यक। ठीक है, वैंत्यक तीर्थ कहा जाता था। यहीं से बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए तथा कर्णप्रयाग आदि बद्री होकर 2 पैदल मार्ग है। ठीक है, जो ये वाला है वैंत्यक तीर्थ है, यहीं से कहां पर? बद्रीनाथ धाम पहुंचने के लिए कर्णप्रयाग तथा आदि बद्री होकर 2 पैदल मार्ग बताए गए हैं। यह तीर्थ नयार घाटी का सिंहद्वार भी कहलाया जाता है। तो इन दोनों का जो संगम है, पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों नयार नदियों का संगम के बाद नारद गंगा तथा इंद्रावती के नाम से प्रवाहमान यह नदी उत्तरी पश्चिमी दिशा में अनेक सर्पिल मोड़ बनाती हुई ऋषिकेश से पहले व्यास घाट, ठीक है, व्यास घाट, इसको भास्कर क्षेत्र या इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, के पास फूलचट्टी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 420 मीटर है, और ये जो स्थान है यहाँ पर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ पर मिलती है? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर? फूलचट्टी के पास। ठीक है, जो ऋषिकेश से पहले एक स्थान है। पौराणिक ग्रंथों में इसी नदी को साणी, कुश, जीर्णा तथा खीर गंगा भी कहा गया है। इसके दाई तथा बाई ओर 6 लघु जलागम क्षेत्र है। कितने हैं? 6 लघु जलागम क्षेत्र है। केदारखंड के अनुसार भगीरथी, अलकनंदा प्रवाह तंत्र की ये 7 नदियां कौन कौन सी? अलकनंदा, धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भगीरथी तथा नयार, ये सप्त समुद्रिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो सप्त समुद्रिक जो स्रोत है वो कौन कौन सी नदियां कहलाती है? 7 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो अलकनंदा, और अलकनंदा से जो भी नदियों का क्या मिलता है? जो भी नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो अलकनंदा, धौलीगंगा, फिर नंदाकिनी, पिंडर, फिर मंदाकिनी और भगीरथी। ठीक है, भगीरथी और इनके साथ अगर हम देखें तो नयार। तो अलकनंदा, नंदाकिनी, मंदाकिनी, ये 3 हो गई। धौली, पिंडर, भागीरथी और नयार। ठीक है, तो सप्त सामुद्रिक स्रोत कहलाती है, तथा गंगा का यह जलागम क्षेत्र सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहलाता है। और ये जो गंगा का ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? सप्त सामुद्रिक तीर्थ कहलाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अलकनंदा का प्रवाह तंत्र है, प्रवाह तंत्र की जो 7 नदियां हैं, ठीक है, अलकनंदा की, वो क्या कहलाती है? सप्त सामुद्रिक स्रोत और सप्त सामुद्रिक तीर्थ। तो ये देखेंगे, ये आपके सामने एक मैप टाइप का है कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पर जो है संगम है कौन कौन सी नदी का। ठीक है, तो एक है ये धौली गंगा, यहाँ से आ रही है, कलर अलग अलग यूज में लिए गए हैं सबके। तो धौली गंगा है, धौली गंगा में
यहाँ से निकली, यहाँ से आई आपकी अलकनंदा, ठीक है, ये जो बद्रीनाथ वाला जो मार्ग है अलकनंदा, और ये यहाँ पर जो संगम हुआ है इनका, ये हुआ है विष्णु प्रयाग में। कहाँ पर हुआ है? विष्णु प्रयाग में। फिर आगे चले तो ये अलकनंदा ही है, अलकनंदा और नंद प्रयाग का संगम, सॉरी नंदाकिनी का संगम है नंद प्रयाग में। कहाँ पर? नंद प्रयाग में। इसका अलकनंदा और नंदाकिनी का, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो आगे आया आपका कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग के बाद आया आपका कर्ण प्रयाग, और यहाँ पर जो संगम है वो है अलकनंदा और ये जो पिंडर गंगा है, ठीक है, पिंडर नदी जो है इनका। कहाँ पर? कर्ण प्रयाग। इसको कर्ण गंगा भी कहते हैं, पिंडर नदी को, ठीक है। फिर आगे चले तो उसके बाद आया आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से किसका संगम हुआ? मंदाकिनी, ये आ रही है मंदाकिनी, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो फिर देवप्रयाग में, देवप्रयाग में जो अलकनंदा है वो मिली भागीरथी से, ठीक है। तो ये आ रही है यहाँ से गंगोत्री वाले मार्ग से भागीरथी, ठीक है। फिर ये आगे जैसे ही देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम हुआ, उसके आगे इन दोनों को प्रवाह जब होता है इनके संगम से, तो वो कहलाती है आपकी गंगा, गंगा नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये जो यमुनोत्री है यहाँ से यमुना का प्रवाह आगे हो रहा है। फिर ये आगे चल के तो ये एक प्रवाह तंत्र है पूरा अलकनंदा का, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इमेज में जब आप कोई चीज देखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको ध्यान में रहती है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे निकलकर बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। तो आगे बात करते हैं जो यमुना टॉन्स जल प्रवाह तंत्र है उसके बारे में। पहला कौन सा था हमारा? अलकनंदा और भगीरथी का जो जल प्रवाह तंत्र था उसके बारे में हमने बात करी, ठीक है। दूसरा जो जल प्रवाह तंत्र है वो कौन सा है? यमुना टॉन्स जल प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें, अगर हम पौराणिक गाथाओं में देखें यमुना के बारे में, तो यमुना जो है यमराज की जो बहन है उनके रूप में, सूर्य की पुत्री के रूप में, और भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पटरानियां थी उनमें से कालिंदी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। ये जो जल प्रवाह तंत्र है यमुना वाला, इसमें 2 प्रमुख नदियां हैं, एक तो यमुना और एक टॉन्स। यमुना का अगर हम उद्गम स्थान देखें तो वो कहाँ से माना जाता है? यमुनोत्री का जो बॉग ग्लेशियर है, यमुनोत्री बॉग ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पर है? उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी जिले में माना जाता है। उत्तरकाशी जिले में भी जो बंदरपूछ हिमालय है, बंदरपूछ हिमालय की तीसरी चोटी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, ठीक है, इसका जो क्या है? उद्गम स्थान। इसकी छोटी वेणी हनुमान गंगा, ठीक है, छोटी वेणी जो हनुमान गंगा है वो खरसाली के पास यमुना में विलीन हो जाती है। यमुना की जो सबसे मुख्य सहायक नदी है वो है टॉन्स, ठीक है, जो बंदरपूछ जो है श्रेणी, बंदरपूछ श्रेणी के उत्तरी ढाल पर या उत्तरी ढाल से निकलती है, स्वर्गरोहिणी हिमनद से निकलती है। उसके बाद जब इसका संगम होता है डोडरा क्वार हिमाचल क्षेत्र से आने वाली जो रुक्तीन संगम के पश्चात तमसा नदी के नाम से ये प्रसिद्ध है। जो टॉन्स है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है? तमसा नदी, ठीक है। ये जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे आराकोट, बगाड़ व चक्राता की पहाड़ियों से होती हुई कालसी, कालसी कहाँ पर है? देहरादून में है, और कालसी में ही अशोक के शिलालेख भी है। अगर आप हिस्ट्री अगर जिन्होंने पढ़ी हो पहले तो उनको ये पता होगा कि कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के लिए, ठीक है, वहां पे अशोक के शिलालेख है, अभी भी स्थित है। तो कालसी जो कहाँ पर है? देहरादून में आकर यमुना में मिल जाती है, ठीक है। कौन मिल जाती है? तमसा नदी, जो कहाँ से आ रही है? हिमाचल प्रदेश से। फिर टॉन्स नदी घाटी के निवासी जो है, अगर ये इसका एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, एक स्टोरी टाइप में, तो इसको आप जान सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन कि जो टॉन्स नदी है, टॉन्स नदी
घाटी के जो भी निवासी हैं वो खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं, ठीक है। क्योंकि महाभारत के जो युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी, तो इस घाटी के लोग इतना रोए थे, तो ये माना जाता है कि इतना रोए थे कि उन आंसुओं से एक नदी बह गई थी, ठीक है। तो आंसुओं से तमसा नदी का जन्म हुआ, तो ये लोग ऐसा मानते हैं, जिसे वर्तमान में टॉन्स भी कहते हैं। तो इस नदी के अश्रुजल नदी मानकर यहाँ के जो निवासी हैं इस नदी का पानी नहीं पीते हैं। फिर है 160 किलोमीटर लंबी यह नदी यमुना में 2.5 गुना अधिक जल लाकर इसकी जल राशि तिगुना कर देती है, ठीक है। तो जो यमुना नदी का जो जल है उसको जो बढ़ा देती है वो कौन सी आपकी टॉन्स ही है, तमसा नदी जो है। पर्वतीय तथा पछवा दून क्षेत्र में यमुना की अन्य सहायक नदियां हैं, तो वो कौन कौन सी है? ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमल गंगा, रिखगाड़, हुतनुगाड़, अगलारगाड़, अमलावागाड़, कृष्णागाड़, बर्नीगाड़, बद्रीगाड़, पूज्यागाड़, नगाड़गाड़, गडोली गाड़ तथा मुगरागाड़, ठीक है। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की, ठीक है। तो लगभग 175 किलोमीटर का प्रवाह पथ पूरा करके जो यमुना नदी है वो दून घाटी में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में यमुना की प्रमुख सहायक नदी जो है वो है आसन, जो आशारोड़ी देहरा मार्ग के पश्चिम से निकलकर अपने उद्गम स्थान से 40 किलोमीटर प्रवाहित होकर रामपुर मंडी के पास यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर मिलती है? रामपुर मंडी के पास मिलती है, और कितना चलकर? 40 किलोमीटर प्रवाहित होकर, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि दून घाटी में जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है वो कौन है? आसन है, ठीक है। तो रामपुर मंडी के पास ये यमुना में मिल जाती है। इस नदी पर बना जो बैराज है वो कई साहसिक जो जल क्रीड़ाएं हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। यमुना नदी शिवालिक पहाड़ियों की घाटियों में प्रवाहित होकर बादशाही महल हरिद्वार जनपद, ठीक है, बादशाही महल कहाँ पर है? हरिद्वार जनपद के पास मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। तो ये आगे चलकर कहाँ पे जा रही है? हरिद्वार वाला जो एरिया है वहां पर, ठीक है। डायरेक्ट दून घाटी से होकर हरिद्वार वाला जो क्षेत्र है वहां पर जाती है यमुना। तो ये हमने यमुना जो जल प्रवाह तंत्र है उसके बारे में देखा। उससे पहले हमने जो भगीरथी और अलकनंदा वाला जल प्रवाह तंत्र था उसके बारे में देखा। आगे हम देखते हैं जो हमारा तीसरा जल प्रवाह तंत्र है, काली जल प्रवाह तंत्र, ठीक है। तो काली का जो जल प्रवाह तंत्र है वो पूर्ण रूप से कुमाऊं मंडल में स्थित है, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा कौन सा वाला जो पार्ट था, अलकनंदा भगीरथी और ये वाला, वो दोनों में था आपका गढ़वाल और कुमाऊं वाला पार्ट में, ठीक है। जबकि जो काली का जो जल प्रवाह तंत्र है वो पूर्ण रूप से कहाँ पर माना जाता है? कुमाऊं मंडल में स्थित है, ठीक है। स्थानीय रूप से काला पानी गाड़ नाम होने के कारण इसका नाम काली गंगा पड़ा, ठीक है। स्थानीय रूप से इसका जो नाम था वो काला पानी गाड़ इसका नाम था, और इसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा? काली गंगा पड़ गया, ठीक है। ये जो नदी है ये अपने उद्गम काला पानी व्यास ऋषि आश्रम से निकलकर काकागिरी पर्वत के समानांतर बहती हुई भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाती है। तो भारत और नेपाल की सीमा रेखा बनाने वाली नदी का नाम क्या है? काली गंगा, ठीक है। मतलब जो काली नदी है आपकी, पौराणिक रूप से इसका जो जल है वो पवित्र नहीं माना जाता। जो काली गंगा है उसका जल पवित्र नहीं माना जाता पौराणिक रूप से। इसके भी काफी सारे कारण हैं, बहुत कारण है। तो वो कौन कौन से हैं? नदी के दोनों ओर तीव्र ढाल, नदी का तीव्र बहाव तथा दोनों तरफ घने जंगल इसकी दुर्गमता में वृद्धि कर देते हैं। इसमें प्रतिवर्ष कई लोग बह जाते हैं, इसके कारण से इसको एक पवित्र रूप में नहीं देखा जाता, ठीक है। काफी एक कहते हैं ना काफी खतरनाक या उफानी जो नदी है उसके रूप में जो है वो काली गंगा मानी जाती है, और नाम भी इसका वही है।
कुमाऊं में कहावत है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुमाऊं में कहावत है, काली जनार ने स्वर्ग को ठंगार ने। ठीक है, तो ये एक कहावत है, काफी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कि काली नदी में जाना मृत्यु को निमंत्रण देने के समान है। और भालू आदि जो जंगली जानवर है उनके कारण ये कहा जाता है, काली नयो भालू खयो। ठीक है, तो अगर मतलब काली में नहाओगे तो भालू तुम्हें खा जाएगा, इसका कुछ इस तरीके का मतलब है। जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में मानस खंड कुमाऊं वाले भाग को कहा जाता है, में काली नदी को श्यामा कहा गया है। ठीक है, तो एक फैक्ट है कि मानस खंड में काली नदी को श्यामा किस पुराण के अंतर्गत कहा गया है? स्कंद पुराण। ठीक है, तो काली गंगा का पूरा जो प्रवाह पथ है एक लंबाकार घाटी के रूप में है। ये नदी कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ तथा चंपावत एवं जो नैनीताल जनपद है के पूर्वी भाग का जल संग्रह करती है। ठीक है, तो कौन कौन से कुमाऊं के जो मंडल है उनका जल संग्रह करती है? पिथौरागढ़ जनपद और नैनीताल। ठीक है, इनके पूर्वी भाग का। इसके जो मुख्य स्रोत है तो जो काली नदी के, वो कौन कौन से हैं? काला पानी घाट और कुठियांगटी नदियां, जो कहाँ से निकलती है? क्रमशः, मतलब पहले काला पानी घाट, उसके बाद कुठियांगटी जो नदियां हैं कहाँ से निकलती है? जैंगसार श्रेणियों के पूर्वी तथा पश्चिमी ढालों से निकलती है। ठीक है, तो जैंगसार श्रेणियों के पूर्वी तथा पश्चिमी से। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है संगचुमना, निकुट तथा थुमका। थुमका, कुठियांगटी, ये इसकी सहायक नदियां हैं काली गंगा की। पूर्वी जो धौली गंगा है, पूर्वी धौली गंगा के दो मुख्य जल स्रोत है, धौली या दारमा तथा लिस्सर। ठीक है, तिजांग में इन दोनों का संगम है। ठीक है, कहां पर है इनका संगम? तिजांग में, धर्मा तथा लिस्सर का। लिस्सर नदी धौली से 2 से 3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो जो धौली गंगा है उससे, पूर्वी जो धौली गंगा है उससे जो लिस्सर नदी है वो 2 से 3 गुना बड़ी है। धौली गंगा स्यालपंथ के पास खेला नामक स्थान पर काली नदी में संगम बनाती है। ठीक है, तो धौली गंगा और काली नदी का जो संगम है वो कहाँ पर है? स्यालपंथ। स्यालपंथ के पास एक खेला नामक एक स्थान है, वहां पर। ठीक है, नांदा रमा सेल्यांगटी, कंचुचित धौली की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये सारी सहायक नदियां हैं धौली गंगा की, जो पूर्वी धौली गंगा है। फिर है गौरी गंगा, जो पिथौरागढ़ की मल्ला जोहार क्षेत्र में मिलम ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जो गौरी गंगा है कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ के जो मल्ला जोहार क्षेत्र में कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। 2 जलधाराओं गौरी तथा शुनकल्पा या रामल नदियों की संयुक्त धारा है। ठीक है, तो किसकी संयुक्त धारा है? 2 जलधाराएं हैं, गौरी तथा शुनकल्पा। शुनकल्पा को और रामल भी कहते हैं, तो रामल नदियों की ये संयुक्त धारा है गौरी गंगा। ठीक है, जिम गंगा, सम गंगा तथा डूम क्षेत्रों में चौड़े फाट बनाती हुई गौरी गंगा जौल जीवी के पास काली नदी में संगम बनाती है। ठीक है, तो काली नदी कुमाऊं का है, तो उस काली नदी में ही सारी नदियां फिर संगम बनाएंगी। तो गौरी गंगा और जो गौरी गंगा और जो काली नदी है, इनका अगर हम संगम देखें तो वो जौल जीवी के पास है। ठीक है, फिर रलम गाड़ और मदकानी, जिम्बा गधेरा तथा गोंखा गाड़ गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो काली जो नदी है, काली गंगा जो है, उसको सबसे अधिक अगर जल राशि देने वाली नदी की हम बात करें तो देने वाली कौन सी है? कुमाऊं की एक पवित्र नदी है जो है नदी सरयू। ठीक है, तो वो वहां से सबसे ज्यादा इसको जल राशि प्राप्त होती है। तो सरयू का जो उद्गम है वो कहाँ पर है? बागेश्वर जनपद की दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ियों से। ठीक है, बागेश्वर जनपद के दक्षिणी पश्चिमी जो पहाड़ियां है
वहां से सरयू नदियों का उद्गम स्थल है और ये एक पवित्र नदी है कुमाऊं। ठीक है, जबकि काली गंगा को पवित्र नदियों के रूप में नहीं कहा गया है पौराणिक जो गाथाएं हैं उनमें। बागेश्वर तीर्थ में सरयू के संगम बनाने वाली गोमती नदी डोबरा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो बागेश्वर तीर्थ में जो सरयू से संगम बनाने वाली नदी है कौन सी है? गोमती नदी। तो सरयू से संगम कौन सी नदी बनाती है? गोमती नदी। वो कहाँ से निकलती है? डेबरा श्रेणी से। कहाँ से? डेबरा श्रेणी से। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो 2480 मीटर। और जो सरयू की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है वो है पूर्वी रामगंगा। पिथौरागढ़ जनपद में पॉन्टिंग तथा नामिक हिमानी से निकलकर रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में मिल जाती है। ठीक है, तो सहायक नदी कौन सी है? पूर्वी गंगा, जो कहाँ पर मिलती है? पिथौरागढ़ जनपद के पॉन्टिंग तथा नामिक हिमानी। ठीक है, यानी कि जो ग्लेशियर है उससे निकलकर, हिमानी मतलब ग्लेशियर्स को कहा जाता है, से निकलकर रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में मिल जाती है। भुजपत्री घाट, गरगतिया, काला पानी घाट तथा बेरल घाट इसकी सहायक नदियां हैं। फिर देखिए तो रामेश्वर से 3 किलोमीटर पहले काकरी घाट में सरयू में मिलने वाली नदी है पनार। ठीक है, रामेश्वर से कितने 3 किलोमीटर पहले एक स्थान है काकरी घाट। तो काकरी घाट में सरयू से मिलने वाली एक नदी है वो है पनार। ठीक है, यहां से 28 किलोमीटर का दक्षिणी पूर्वी प्रवाह पथ बनाती हुई सरयू पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे काली गंगा में संगम बनाती है। तो अगर हम सरयू की बात करें कि सरयू नदी का जो संगम है काली गंगा से वो कहां पर है? पंचेश्वर में। पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे। ठीक है, फिर है एक चूका के पास काली गंगा में मिलने वाली कौन कौन सी नदियां? लथिया नदी भारतीय क्षेत्र से काली में समाहित होने वाली दक्षिणी क्षेत्र की अंतिम नदी है। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र की कैसी नदी है? अंतिम नदी है, जो देवीधुरा के दक्षिण पश्चिमी में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा नैनीताल जनपद के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। तो ये कहां से निकलती है? देवीधुरा के जो दक्षिण पश्चिमी में जो स्थान है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल जनपद। ठीक है, इनका जो मिलन बिंदु है वो क्या है? गजार, वहां से निकलती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है क्वाइराला। फिर है चूका से टनकपुर तक काली गंगा कई दिशाओं में प्रवाहित होती हुई पूर्णागिरि तीर्थ के पास प्रदेश को छोड़कर शारदा नदी के नाम से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो आगे ये किस नाम से प्रवाहित होती है? शारदा नदी के नाम से। मैदानी क्षेत्रों में इसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली नदी के साथ उत्तरी दिशा में कैलाश मानसरोवर यात्रा का एकमात्र मार्ग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य नदियों की। कि एक हमने बात करी कि जो जल प्रवाह तंत्र था उसके अलावा और नदियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो जल प्रवाह तंत्रों से अतिरिक्त कुछ नदियां हैं जो प्रमुख नदियां हैं राज्य में, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहली है रामगंगा नदी। ठीक है, ये जो नदी है गढ़वाल जिले की दूधातोली पर्वत श्रृंखला से पूर्वी ढाल से निकलकर कुमाऊं में लोबा चौकटिया यानी कि अल्मोड़ा क्षेत्र में बहती हुई कालागढ़ यानी पौड़ी गढ़वाल में जो क्षेत्र है के पास भाबर में प्रवेश करती है। ठीक है, भाबर क्षेत्र के बारे में हमने बात करी थी, भाबर तराई क्षेत्र, गंगा का मैदान, इस तरीके से। तो ये भाबर में प्रवेश करती है जहां पर कालागढ़ बांध तथा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र बनाया गया है। ठीक है, तो रामगंगा पर कौन सा जो है जल विद्युत उत्पादन है? कालागढ़ बांध है ये रामगंगा पर। ठीक है, तथा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र भी यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरीके का फैक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ से मुरादाबाद होती हुई ये नदी कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो रामगंगा किससे मिलती है? गंगा में मिलती है, कन्नौज के पास। पर्वतीय क्षेत्र में बीनो तथा गागस रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसके पास? पर्वतीय क्षेत्र में अगर देखें तो रामगंगा की जो सहायक नदियां कौन सी है? बीनो तथा गागस।
ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में रामगंगा नदी का नाम दुसांध घाट, रिथिया, लोभावती तथा रत्स्या था। ठीक है। मानस खंड में उल्लेख है कि द्रोण पर्वत के एक शिखर लोध श्रृंग पर परशुराम की तपस्थली होने के कारण इस नदी का मूल नाम परशुराम गंगा था, जो कालांतर में केवल राम गंगा रह गया। तो इसका जो राम गंगा है उसका नाम पहले क्या था? परशुराम गंगा था, क्योंकि ये परशुराम जी की क्या थी? तपस्थली थी, इसीलिए। फिर आगे है खो नदी। खो नदी, ये जो नदी है गढ़वाल की पट्टी लगूर से आने वाली लंगूर घाट तथा पट्टी सिला से प्रवाहमान सिलगाड़ के संगम के पश्चात दुगड्डा से आगे खो नदी के नाम से कोटद्वार होती हुई धामपुर के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है। तो कोटद्वार से होती हुई ये गंगा में कहां पर मिलती है? धामपुर के पास। ठीक है। कोटद्वार से आगे भाबर के बलुआ पत्थर एवं मोटे कणों वाली पट्टी में यह नदी भूमिगत होकर बहती है, और इसी के लिए इसका जो नाम है इसके कारण से खो पड़ गया। ठीक है। मतलब लुप्त, खोना मतलब होता है लुप्त। फिर आगे कोसी नदी, काफी फेमस है कोसी नदी भी। तो स्थानीय लोगों में कोसिला के नाम से ये प्रचलित है। ठीक है। अल्मोड़ा जिला के बारामंडल परगने की धार पानी धार से निकलती हुई रामनगर से मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। ठीक है। तो कहां से निकलती है ये? अल्मोड़ा जिले के बारामंडल परगने की धारा पानी धार से। ठीक है। निकलती हुई रामनगर से मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश करती है। अगर इसकी उत्तराखंड के अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामपुर रामगंगा नदी में मिल जाती है। इसके कुमाऊनी प्रवाह क्षेत्र में गेहूं तथा धान की फसलें लहलाती है। स्थानीय कहावत है धान कटोरा गेवाड़ बोरा। कोसी नदी की अगर प्रमुख सहायक नदियों की बात करें, देवगाड़, मिनोलगाड़ तथा सुमालीगाड़। फिर है गौला नदी। गौला नदी का नाम गार्गी भी है। ये नदी नैनीताल जनपद की दक्षिणी पूर्वी पहाड़ियों से निकलकर दक्षिणी भाग का जल संग्रह करती हुई काठगोदाम से आगे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। कालसा तथा कराली घाट इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो जो गौला नदी है या जो गार्गी नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? कालसा और कराली। फिर है सौंग तथा सिसवा। ये दोनों दून घाटी के पूर्वी भाग की प्रमुख नदियां हैं। सौंग जो नदी है जो कांसरो से आगे परस्पर मिलकर दक्षिण पूर्व में रायवाला के पास गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में कहां पर मिलती है? रायवाला के पास मिल जाती है। सौंग नदी का उद्गम सुरकंडा शिखर है। कौन सा शिखर है? सुरकंडा शिखर। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2626, जबकि सिसवा और आसा नदी के उद्गम क्षेत्र के पास ही ओगलवाला से निकलती है। मसूरी की पहाड़ियों से निकलकर देहरादून नगर के मध्य प्रवाहित होने वाली रिस्पना, जिसका मूल नाम है ऋषिपर्णा, और ऋषिपर्णा से इसका नाम रिस्पना पड़ा है। ठीक है। तथा बिंदाल दोनों सुसवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो रिस्पना, जिसका मूल नाम क्या था? ऋषिपर्णा। ठीक है। और बिंदाल, ये दोनों ही सुसवा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। रिस्पना नदी का पानी पत्थरों के मध्य से रिस कर निकलने के कारण नदी का नाम रिस्पना पड़ गया। ठीक है। बाल्दी तथा बदियालना रॉ सौंग नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाल्दी और विद्यालना रॉ, ये सौंग नदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पाद पहाड़ियों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली द्योहा, बहुगुल, निहाल, नंदौर, भाकरा, धेला, मालिन आदि ये छोटी छोटी नदियां हैं। ठीक है। तो ये अन्य नदियों के बारे में हमने बात करी। आगे जो ये इमेज है ये है प्रदेश में नदियों का जो प्रवाह पथ है उसके
बारे में कि जो नदी है वो कहाँ से कहाँ तक है। जैसे काली नदी है तो काली नदी लीपू लेक और टनकपुर तक, लीपू लेक से टनकपुर तक है। भागीरथी गोमुख से देवप्रयाग तक है। अलकनंदा बद्रीनाथ से देवप्रयाग तक है। कोसी कोसानी सुल्तानपुर, कोसानी से लेकर सुल्तानपुर तक। रामगंगा जो है यहाँ पर इनकी अनुमानित दूरी और जो जलागम है कि कितने वर्ग किलोमीटर पे है वो भी दिया हुआ है, तो इनको आप देख सकते हैं। बाकी कौन सी नदी कहाँ से कहाँ तक है वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो कोसी की हमने बात करी, कोसी कोसानी और सुल्तानपुर, ठीक है। रामगंगा जो पश्चिमी है, पश्चिमी रामगंगा दो है ना, पूर्वी और पश्चिमी, तो पश्चिमी रामगंगा दूधातोली से कालागढ़, ठीक है। फिर टॉन्स जो तमसा दून है वो हर की दून से लेकर डाक पत्थर तक। फिर जो सरयू है झुंडी से लेकर पंचेश्वर। फिर जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री से ढालीपुर तक। फिर जो रामगंगा पूर्वी वाली है वो नामिक ग्लेशियर से रामेश्वर तक, ठीक है। फिर पिंडर है तो पिंडारी ग्लेशियर से लेकर कर्णप्रयाग तक। गोरी है मिलम से लेकर जौलजीबी। आगे है गौला, जो गौला है गौला नदी, तो वो पहाड़ पानी से लेकर किच्छा तक। धौली गंगा जो चमोली में है, ठीक है, चमोली वाली, वो देववन हिमनद से लेकर विष्णुप्रयाग तक। फिर धौली जो पिथौरागढ़ वाली है वो है गोवानखना से, जो गोवानखना हिमनद है वहां से तवा घाट तक, ठीक है। फिर नयार भी दो है, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है, और उन दोनों धाराओं से मिलकर नयार बना, नयार जो नदी है वो बनी। तो नयार पूर्वी की अगर हम बात करें तो दूधातोली से सतपुली, और नयार पश्चिमी की बात करें तो दूधातोली से सतपुली, दोनों का सेम है। फिर है मंदाकिनी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। गंगा देवप्रयाग से हरिद्वार तक। फिर नंदा घुंगटी से लेकर नंदप्रयाग तक। कुटी की बात करें तो लंपियाधुरा से काली नदी तक, ठीक है। लथिया थाली से लेकर चूका तक, ठीक है। और लोहावती जो है उसकी बात करें तो एबॉट माउंट से लेकर काली नदी तक। तो ये नदियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र की कहां से कहां तक कौन सी नदी है, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। तो जो आपका ये जल प्रवाह तंत्र है, उत्तराखंड की जो नदियां हैं उनके जल प्रवाह तंत्र, 3 जल प्रवाह तंत्र और अन्य मुख्य जो नदियां हैं उनके बारे में हमने बात करी। तो आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और जो भी अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम आगे बात करेंगे जो आपको काफी सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।